एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अब हमने पढ़ लिया है स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है और ड्रग अब्यूज़ क्या होता है। अब हम समझते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे कि नाम ही बता रहा है, न्यूरो माने नर्वस सिस्टम और डेवलपमेंट जिसमें डेवलपमेंट में उसकी प्रॉब्लम्स हों। तो ये क्या होते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को ऑल्टर कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ढंग से नहीं हो पाता ऐसे। ठीक है, अब जब ढंग से नहीं हो पाएगी नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो डिफ़िकल्टी होगी सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल फंक्शनिंग में, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही तो आपको गाइड कर रहा है ना कि आपको कैसे सोशल सिचुएशंस में एक्ट करना है, आपकी मोटर कोऑर्डिनेशन कैसी होगी, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, यूजुअली जब हमारे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं ना, जैसे जब आप अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड, फिर आपकी टीन एज वगैरह, इन एजेस में जो है इसमें प्रॉब्लम्स देखने लग जाती हैं। यूजुअली ये फर्स्ट अपीयर होते हैं टॉडलर्स में, चिल्ड्रन में और एडोलेसेंट्स या टीन्स में। ठीक है, ये कंटिन्यू टू परसिस्ट करते हैं इन एडल्टहुड। ठीक है, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो यूजुअली स्टार्ट होते हैं आपकी इन्फेंसी में, टॉडलर्स में देखने को मिलते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स जो हैं उनको नोटिस करते हैं, उन्हें स्कूल में प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं ना कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेसिटी उसकी कैसी है, इमोशनली वो कैसे बिहेव करता है, सोशल सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, उन सब चीज़ों के लिए आपको स्कूल्स वगैरह में नज़र आ जाता है उनका बिहेवियर। तो आप नोटिस कर पाते हैं कि क्या क्या चीज़ें ढंग से डेवलप नहीं हुई हैं, और ज़्यादातर टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स भी ये नोटिस करते हैं। ठीक है, अब हमें समझ आ गया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो हम उनके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है और स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स लर्न करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तब उन्हें बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, जहाँ उन्हें रीड करने में प्रॉब्लम होती है, डिसग्राफिया, जहाँ उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है, और डिसकैलकुलिया, जिसमें उन्हें कैलकुलेट करने में, मैथ्स वगैरह समझने में इश्यूज़ होते हैं। अगला है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि उनकी एज के हिसाब से जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो जो है वो बिलो एवरेज होता है। ठीक है, उनको सोशल फंक्शनिंग या कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती हैं। ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें 3 एस्पेक्ट्स होते हैं इसका। सबसे पहला इनअटेंशन, अटेंशन नहीं दे पाते हैं चीज़ों को ज़्यादा देर तक, अटेंशन स्पैन कम होता है। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, और तीसरा है इम्पल्सिविटी, कि बिना सोचे समझे, जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो तुरंत बिना क्वेश्चन पूरा हुए आंसर दे दिया, ऐसे करके। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पुअर पेरेंटिंग की वजह से होता है, ये न्यूरोलॉजिकल होता है। अगला है ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, मतलब कि सिवियरिटी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपको ऑटिज्म है या नहीं है, ऐसा ही कि आपको माइल्ड ऑटिज्म है या मॉडरेट ऑटिज्म है, ऐसे करके। ठीक है, अगला है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जिसमें उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टटर करना, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, या फिर वोकैबुलरी नहीं हो पाना अपनी बात बोलने के लिए, फ्लुएंसी नहीं बन पाना, ये सब। मोटर डिसऑर्डर्स होता है जिसमें मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, मूवमेंट नहीं हो पाती है, जैसे बटन नहीं बंद कर पाना या फिर लेसेस नहीं टाई कर पाना। इसके अलावा इसमें टूरेट सिंड्रोम भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बार बार श्रग करना कंधों को, या फिर बार बार गला साफ करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। अब हम समझते हैं कि क्या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को कॉज करते हैं, क्यों ये बीमारियां होती हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कॉजेज जो हैं वो मोस्टली यही कॉज है सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जो है, ये जो बीमारियां हैं ये रन करती हैं फैमिलीज़ में। तो अगर आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम है, मे बी डिसलेक्सिया है या फिर ऑटिज्म है, तो चांसेस है कि आपको भी होंगे, क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री होती है तो उससे आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अगला है प्रीनेटल इश्यूज़। प्रीनेटल इश्यूज़ मतलब जब बच्चा मदर की वूम में होता है और मदर को पुअर न्यूट्रिशन मिलती है, तो फिर बच्चे को भी पुअर न्यूट्रिशन मिलेगी, जिस वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। या फिर मदर को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर मदर जो है वो कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करती है, मे बी अल्कोहल कंजम्पशन या कोई ड्रग वगैरह, तो उसका जो इफेक्ट है ये बच्चे की डेवलपमेंट पे नज़र आता है, और जिस वजह से उसका नर्वस सिस्टम जो है, कॉग्निटिव कैपेसिटी ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है, और फिर इनमें से कोई बीमारी होने का खतरा होता है। अगला है बर्थ कॉम्प्लिकेशन। बर्थ कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं प्रीमेच्योर बर्थ, मतलब कि 9 महीने पूरे होने से पहले ही अगर डिलीवरी हो जाती है। फिर है लो बर्थ वेट, पूरे 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं मगर फिर भी बर्थ वेट जो है वो बहुत ही कम है, बिलो एवरेज है।
और ऑक्सीजन डिप्राइवेशन ड्यूरिंग बर्थ, इसमें इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, जिसमें क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है, जिस वजह से ब्रेन डेवलप ढंग से नहीं हो पाता है। और लास्ट है ब्रेन इंजरी इन अर्ली लाइफ, इसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल कुछ इशू, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद मान लेते हैं उसके सर में कहीं से चोट लग गई या कुछ हो गया हेड इंजरी, जिस वजह से उसके डेवलपमेंट जो है वो ढंग से नहीं हो पाती है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से इनमें से कोई भी बीमारी होती है। मोस्टली सब में ये लागू होते हैं ये सारे कॉजेज़। अब हमें समझ आ गया है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जिनमें स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स एक्वायर करने में प्रॉब्लम होती है। अब हम समझते हैं इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। 1960s में सैमुअल कर्क ने एक चीज़ डायग्नोज करी लर्निंग डिसेबिलिटी करके। लर्निंग डिसेबिलिटी में उन्होंने देखा कि देयर इज़ अ सरप्राइजिंग डिफ़िकल्टी कुछ बच्चों में होती है जिनमें उनको पढ़ने लिखने में, रीडिंग राइटिंग मैथ्स करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बैक देन अलग अलग टर्म्स यूज़ होते थे जैसे कि वर्ड ब्लाइंडनेस या फिर रीडिंग रिटार्डेशन और डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो ऐसा टर्म है वो अभी भी यूज़ होता है। डिसलेक्सिया जो है वो लैटिन और ग्रीक रूट से आया है। डिस माने डिफ़िकल्टी और लेक्सिया माने रीडिंग, तो डिफ़िकल्टी इन रीडिंग को बोलते हैं डिसलेक्सिया। जैसे तारे ज़मीन पर सारे वर्ड्स जो हैं वो इधर उधर घूमते थे ना कि बी और डी जो है वो मिक्स हो जाता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, तो वैसे ही होता है। सारे जो जैसे पैराग्राफ होता है ना लिखा हुआ, तो वो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे लिखा है। इसको हम पढ़ेंगे आगे और डिटेल में। फिर 1960s में ही उन्होंने एक और चीज़ नोटिस करी वहाँ पर एक्सपर्ट्स ने, स्लो राइटिंग। कुछ बच्चों में ना बहुत स्लो राइटिंग स्पीड है, वो बहुत मुश्किल से लिख रहे थे बना बना के, और कई बार मेसी हैंड राइटिंग थी, इनलेजिबल हैंड राइटिंग थी। इसके अलावा डिफ़िकल्टी होती थी उनको अपने थॉट्स को वर्ड्स में पुट करने में, तो उन्होंने इसको बोला डिसग्राफिया। डिस मतलब डिफ़िकल्टी और ग्राफ मतलब लिखना, तो डिसग्राफिया हो गया डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। 1957 में एक डॉक्टर थे जर्स्टमैन, जिन्होंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, सम सॉल्व करने में, ये सिंबल समझने में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये वो, और कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने उसको बोला जाने लगा जर्स्टमैन सिंड्रोम। फिर उसको इवेंचुअली बोलने लगे डिसकैलकुलिया। फिर से डिस मतलब डिफ़िकल्टी और कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशंस में, मैथ्स में। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में हम 3 टाइप के मेजर डिसऑर्डर पढ़ते हैं, डिसग्राफिया लिखने में प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया रीड करने में प्रॉब्लम, और डिसकैलकुलिया कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में क्या क्या DSM-5 क्राइटेरिया है ना। तो DSM-5 है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जिसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो है DSM-5, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताता है कि कैसे आप बताएंगे कि ये है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर या फिर ये है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ADHD, ऑटिज्म में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये बात करते हैं 4 क्राइटेरिया के बारे में। पहला है परसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़। अगर किसी को हमें डायग्नोज करना है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर से, तो उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं वो 6 महीने तक परसिस्ट करनी चाहिए। इवन आफ्टर इंटरवेंशन, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान दें बच्चे पे, मगर फिर भी वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो परसिस्ट कर रही हैं। दूसरा है बिलो एक्सपेक्टेड एकेडमिक स्किल्स, जैसे कि रीडिंग राइटिंग। एक 8th क्लास के बच्चे को रीडिंग राइटिंग दोनों अच्छे से आती है, मगर एक 8th क्लास का बच्चा जो है वो अच्छे से रीड तो कर पा रहा है मगर लिख नहीं पा रहा है, तो वो हो गया इसके अंदर। ऑनसेट ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स। ऑनसेट ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स जो है मतलब कि स्कूल के टाइम पर जो है हमें डिफ़िकल्टी जो है वो नज़र आने लग जाती है। जैसे जब बच्चा 3rd 4th में होता है तब उसके लिए मैथ्स ईजी होती है, वो कर रहा होता है। फिर जैसे जैसे मैथ्स की डिफ़िकल्टी होती है, बच्चा कोप अप नहीं कर पाता है, तो हमें वो प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आने लग जाती हैं। लास्ट है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए इसका कॉज। जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो फिर हम उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर नहीं बोल सकते ना। बच्चे को अगर विजुअल या हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर नहीं बोलते, क्योंकि ये लर्निंग में इशू नहीं है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो फिर ये SLD नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गए DSM-5 के क्राइटेरिया, जिसमें वो बात करते हैं 3 की एकेडमिक एरियाज़ के बारे में, रीडिंग, डिसलेक्सिया, राइटिंग, डिसग्राफिया, और मैथ्स या कैलकुलेशन, डिसकैलकुलिया। ठीक है, ऑनसेट जो है वो अर्ली स्कूल ईयर्स में होगा। मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने का होना चाहिए। इसके अलावा वो 3 लेवल्स डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड मतलब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, थोड़ा सा हेल्प के बाद ठीक हो जाएगा। मॉडरेट मतलब बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन चाहिए। और सिवियर मतलब इंटरवेंशन के बाद भी आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बट आपको हर चीज़ में इंटरवेंशन चाहिए और आपको अच्छे से पूरा सपोर्ट गाइडेंस चाहिए सीखने के लिए। तो ये हो गया पूरा क्राइटेरिया DSM-5 का, क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं। अब हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम डिसलेक्सिया। अब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। तो डिसलेक्सिया होता है जिसमें सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग में, है ना।
यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स इसको देखने में मिलते हैं। सबसे पहला है स्लो एंड लेबर इंटेंसिव रीडिंग, मतलब जब बच्चा पढ़ता है ना तो एक एक लेटर को ध्यान से पूरा फोकस करके पढ़ता है कि बहुत मुश्किल से कि ये क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो कैसा साउंड बनेगा, ऐसे करके बहुत, तो काफ़ी लेबर इंटेंसिव रीडिंग होती है। और जब इतनी मेहनत लगती है तो बच्चा जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो अवॉइड करता है जब भी उसकी बारी होती है रीड करने की। जैसे क्लास में लाइन वाइज रीड करवाते हैं ना, तो कुछ बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं कि नहीं मेरी बारी ना आए रीड करने की। फिर है डिफ़िकल्टी रीडिंग अलाउड, ये भी प्रॉब्लम है कि कई बार आप क्या होता है कि मन में समझ सकते हैं चीज़ें कि हाँ ये लिखी है, मगर उनको अलाउड, क्योंकि आपको साउंड बोलना पड़ेगा ना फिर उसको, तो फिर वो अलाउड बोलने में प्रॉब्लम होती है। फिर है मिस प्रोनाउंसेस वर्ड्स को इधर उधर बोल देना, कुछ और लिखा है कुछ और बोल देना। और है प्रॉब्लम रिट्रीविंग वर्ड्स, कि यहाँ पर क्या होता है कि वर्ड्स को रिट्रीव करने में प्रॉब्लम होती है। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग एक की टर्म होता है यहाँ पर डिसलेक्सिक लोगों में। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग का मतलब होता है, इसके अलावा डिसलेक्सिया में एक और चीज़ देखी जाती है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, जिसमें फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग का मतलब होता है लैंग्वेज को साउंड्स में तोड़ना। जैसे कैट में क्या क्या साउंड्स हैं, डॉग में क्या साउंड्स हैं, बैग में क्या साउंड्स हैं, बॉटल में क्या साउंड्स हैं, ये सब चीज़ें। तो इनमें क्या होता है कि साउंड्स को तोड़ नहीं पाते हैं। फोनोलॉजिकल मेमोरी में होता है कि जैसे आपको कोई साउंड बताया गया है तो आप उस साउंड को शॉर्ट टर्म के लिए याद करके रखते हैं। जैसे कि मैंने बोला बातली, ठीक है, तो बातली आपने याद करा, लेकिन इनमें क्या होता है कि ये साउंड को याद नहीं कर पाते हैं और उसको भूल जाते हैं, बोलते बोलते ही भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या था। इसके अलावा है रैपिड नेमिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप इतनी बार आपने पढ़ लिया होता है कि आप उनको तुरंत नेम कर सकते हैं। ये कौन सा कलर है, ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा नंबर है, हम तुरंत बोल देंगे ना कि ये पी है, ये एम है, ये डी है। इसमें इतना याद करने और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर उनको ये रैपिड नेमिंग में प्रॉब्लम होती है। और जब आप नाम धीरे से रिट्रीव करते हैं कि अच्छा हाँ ये नाम लेटर है, फिर आप उसको रीड करने में और टाइम लगाते हैं, एक एक लेटर को आप जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, तो प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं सिमिलर लुकिंग वर्ड्स को। जैसे कि बी को डी, बी डी जो है वो सिमिलर होते हैं तो उनको इंटरचेंज कर देना है ना, पी को और क्यू को ऐसे करके। फिर है जैसे पेन को बेन बोल देना, वॉज को सॉ कर देना। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि वो जैसे वर्ड्स बोलते हैं वैसे ही लिख देते हैं, और हर बार अलग अलग स्पेलिंग होती है। जैसे स्कूल को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्कूल को ऐसे भी लिख देंगे, अगले पेज पे ऐसे लिख देंगे। हो सकता है एक पेज पे सही लिखा है वर्ड, स्कूल की स्पेलिंग सही लिखी है, अगले पेज पे गलत लिख दी, तो ये चीज़ें हैं। फ्रेंड को ऐसे लिखने के बजाय जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये फीचर्स हो गए डिसलेक्सिया के। अब हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। तो डिस्ग्राफिया होता है जिसमें आपको स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी होती है राइटिंग में, ठीक है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्रैम्प्ड ग्रिप जो है वो ग्रिप बच्चों के अच्छे से नहीं बनती है पेंसिल पे, और हाथ भी दुखने लग जाते हैं। फिर है पुअर स्पेशल प्लानिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड मार्जिन। स्पेशल प्लानिंग मतलब होता है जैसे अगर यहाँ पर मैं कुछ लिख रही हूँ तो आप यहाँ पर पहले से ही सोच सकें कि ये कितने एरिया में वर्ड आएगा यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पर लिखना है पेरेंट, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब एक इक्वल डिस्टेंस पर है, पी के बाद ए बार, उसके बाद आर, ये वो, इसको हम बोलते हैं स्पेशल प्लानिंग। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें स्पेशल प्लानिंग जो है वो है पुअर। स्पेस जो है उसको समझ नहीं आया है, कुछ पास हो गए हैं कुछ दूर हो गए हैं, तो ये होता है पुअर स्पेशल प्लानिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड मार्जिन्स। इसके अलावा वो जो 3 लाइन में लिखने वाला होता है ना कि इनके बीच में ही लिखो, तो उसमें बच्चे जो हैं वो बाहर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे करके बाहर लिख दिया उस लाइन के बाद। इसके बाद है फ्रीक्वेंट इरेजिंग, जब आप बार बार थोड़ा लाइन से बाहर हो जाता है फिर आप बार बार इरेज करते हैं उनको। इनकंसिस्टेंट लेटर्स एंड वर्ड स्पेसिंग, लेटर के बीच में स्पेसिंग जो है वो गलत होती है। कुछ वर्ड्स जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो कुछ वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, कुछ में बहुत डिस्टेंस, ये। फिर है पुअर स्पेलिंग, मिसिंग वर्ड्स एंड लेटर्स, स्पेलिंग में गलती होती है, वर्ड्स कई बार स्किप कर देते हैं, लेटर्स स्किप कर देते हैं। क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, पहला है इशू विथ स्पेलिंग एक्यूरेसी, स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में जो कमी होती है, जैसे डिसलेक्सिया में भी फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में कमी होती है। इसमें क्या होता है, आप वर्ड्स को साउंड्स में नहीं तोड़ पाते हैं, और फिर क्या होता है कि जब आपको पता नहीं होता है कि कौन सा लेटर जो है वो क्या साउंड क्रिएट करता है, तो आप इनको इंटर मिक्स कर देते हैं। जैसे बी जो है वो डी बन जाता है क्योंकि वो सिमिलर दिखते हैं, है ना। फिर है डिफिकल्टी इन कॉपिंग एक्यूरेटली, तो इवन दो आप सामने से देख के लिख रहे हैं मगर फिर भी आप इंटरचेंज कर देंगे, बी
डी को डी लिख दिया, पी को क्यू लिख दिया, ऐसे करके। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल लेटर, आप एक एक इंडिविजुअल लेटर को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये क्या है और इसमें यहाँ पर इसका कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये रिमेंबर स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की स्पेलिंग को याद करने में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है एक पेज पे आपने कोई और स्पेलिंग लिखी हो, दूसरे पेज पे कोई और स्पेलिंग लिख दी, कहीं पर जैसे फ्रेंड वाला था ना, तो कहीं पर लिख दिया ऐसे करके फ्रेंड एक पेज पर, दूसरे पेज पे लिख दिया ऐसे लिख दिया, एक पेज पे ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इससे क्या हुआ, एक पेज पे हो सकता है सही भी लिखा हो, मगर हो सकता है अगले पेज पे सही गलत लिख दिया हो, क्योंकि स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम होती है। फिर है प्रॉब्लम विद ग्रामर एंड पंक्चुएशन, ग्रामर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करने में उनको प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, क्या होगा। फिर है लास्ट पुअर हैंड राइटिंग, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो अच्छे से नहीं है, मोटर कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं होता है। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर दो टाइप की स्किल होती है। ग्रॉस मोटर होता है जिसमें आपकी बड़ी बड़ी मूवमेंट होती हैं, बड़े बड़े मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कोई बड़ी चीज़ पकड़ना, इसके बाद हैंड वगैरह मूव करना, ये सब। फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें आपको फाइन चीज़ों को पकड़ना है, जैसे 2 उंगलियों से पेंसिल को पकड़ना और उसके बाद फिर इरेजर से इरेज करना, लाइन के अंदर ही कलर करना, ये सब होता है फाइन मोटर स्किल्स। और इनमें इनको प्रॉब्लम होती है, और जब वो उसमें प्रॉब्लम होती है तो पेंसिल को ढंग से नहीं पकड़ पाते हैं, तो लिखते हैं जो राइटिंग जो है वो मैसी हो जाती है, बहुत मुश्किल से लिखते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको कि हाथ में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, मैसी और डिसऑर्गेनाइज इन राइटिंग होती है, कई बार इलेजिबल इन राइटिंग होती है, इतनी ज़्यादा कुछ भी इधर उधर कि समझ नहीं आता है क्या लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ग्राफिया के बारे में। अब बात करते हैं डिस्कैल्कुलिया के बारे में। अब है डिस्कैल्कुलिया। तो डिस्कैल्कुलिया जो होता है इसमें होता है इम्पेयरमेंट इन मैथमेटिक्स, इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, नंबर सेंस समझ नहीं आ रहे होते हैं, तो जो भी चीज़ें रिलेटेड है कैलकुलेशन से, मैथ्स वगैरह से, उनमें उनको प्रॉब्लम होती है। डिफ़िकल्टी इन नंबर सेंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, ये सब। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहला है डिफ़िकल्टी विद बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन समझ नहीं आती है, प्लस माइनस इधर उधर हो जाते हैं, मल्टीप्लाई डिविजन में क्या फ़र्क है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का जो प्रोसीजर हो सकता है वो किसी और माइनस में यूज़ कर लें वो प्रोसीजर, या डिवीजन में वो प्रोसीजर यूज़ कर लें, ऐसे करके। फिर है टेबल्स याद नहीं रहते हैं, जो नंबर सेंस है वो क्लियर नहीं होते हैं, 18 और 81 में क्या फ़र्क है, 17 और 71 में क्या फ़र्क है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये वो। क्लॉक देखने में प्रॉब्लम होती है कि क्या टाइम हो रहा है। और फिर मनी में प्रॉब्लम होती है, अगर आपने आपके पास 100 रुपये थे, आपने 75 रुपये का सामान ख़रीदा है, तो कितने आपको वापस मिलेंगे, और ये सब। फॉर्मूला जो है याद करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो हम मैथ्स के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन करते हैं स्टेप बाय स्टेप ना, पहले ये करेंगे, फिर ये आएगा, फिर इसके बाद उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आंसर आएगा, ये वो। तो उनको ये स्टेप बाय स्टेप करने में भी प्रॉब्लम होती है, स्टेप्स बीच में स्किप कर देते हैं, याद नहीं रहता है। वर्ड प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम होती है कि जैसे क्वेश्चन दिया है तो होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसको आपको इक्वेशन में लाना होता है कि अच्छा यहाँ पर ये एक्स होगा, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा, ये वो। तो उनको वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम होती है। मनी हो गया, मनी में प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूलाज याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब जो भी चीज़ें होती हैं मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। फिर है ये ऐसा, इसका एक और जो हमने पढ़े थे न्यूरो डेवलपमेंटल कॉजेज, उसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है कि पुअर पैराइटल लोब की फंक्शनिंग होती है। पैराइटल लोब जो कि इन्वॉल्व होता है नंबर प्रोसेसिंग के लिए, उसकी जो फंक्शनिंग है वो उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है। इंडिया में जैसे कि एजुकेशनल सक्सेस जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर कोई बच्चा जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको बोला जाता है कि ये तो आलसी है, ये मेहनत ही नहीं कर रहा है, इसको पढ़ाई लिखाई में कोई मतलब नहीं है, ये बात नहीं मानता है, डिसओबीडियंट है, या फिर मिस्चीवियस है, ज़्यादा खुराफातियाँ करता है, या फिर ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई, हमने पूरा कवर कर लिया है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो फर्दर 3 टाइप का होता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया। डिसलेक्सिया जहाँ रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, डिस्ग्राफिया लिखने में, और डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के बारे में।